नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 16 आने सच में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर से सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी ओमान को खुली धमकी अमेरिका ने दे दी है, ट्रंप ने दे दी है। बेसिकली ट्रंप ने ओमान को चेतावनी देते हुए कहा कि नॉर्मल रहो, ईरान की तरफ मत जाओ, नहीं तो हम उड़ा देंगे। ये खुली धमकी ओमान को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और बस फिर क्या था, ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पूरी स्टोरी दिखाएंगे आपको। बात अब अगली खबर की। भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब पूर्व जज गिरिबाला सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरिबाला सिंह के बेटे समर सिंह को पहले ही सीबीआई अपनी कस्टडी में ले चुकी है। पूछताछ समर से ऑलरेडी चल रही है और अब एजेंसी दोनों आरोपियों यानी कि मां और बेटे दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। उनकी अग्रिम जमानत जबलपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी, यानी कि गिरिबाला की, और अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका है। यही एकमात्र रास्ता उनके पास बचा है। बात अब करेंगे अगली स्टोरी की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने फाइनली इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हाईकमान जब कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना अब तय माना जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान भी किया जा सकता है। इसी को लेकर इस समय फिलहाल वहां पर कर्नाटक की सियासत में हलचलें तेज होती हुई। और चलिए अब बात करेंगे अगली स्टोरी की। उर्दू के गजल के शहंशाह डॉक्टर बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने भोपाल में दुनिया को अलविदा कहा, वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उर्दू अदब की रूह में समाये बशीर बद्र तकरीबन 14 बरस डिमेंशिया की गिरफ्त में रहे, जिससे उनकी याददाश्त कमजोर होती चली गई। मुशायरे की याद आने पर वो इरशाद तो कहने लगते थे, लेकिन बाकी और कुछ उनको ज्यादा याद रहता नहीं था। लंबे समय से बीमार थे और आज उन्होंने भोपाल में अंतिम सांस ली। सबसे पहले बात हमारी पहली स्टोरी की। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर से सैन्य कार्रवाई की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ओमान को अमेरिका ने अब खुली धमकी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास इलाके में ड्रोन कंट्रोल साइट्स और सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए। ये नए अटैक वहां पर हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ये कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों और कमर्शियल शिपिंग को खतरे से बचाने के लिए की गई थी, जो बहुत जरूरी हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास एक्टिव थे, जिसके बाद अमेरिका ने यह जवाबी हमला किया। दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो ईरान ने इन हमलों को सीज फायर का फिर से उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान ने फिर से आरोप लगाया है अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कि जब सीज फायर था तो फिर इसका उल्लंघन क्यों किया, और अब चूंकि उल्लंघन कर दिया तो अब हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस बात की चेतावनी दी है ईरान ने। और तनाव की सबसे बड़ी वजह बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी हाँ, जहां दुनिया के तकरीबन 20% तेल कारोबार का रास्ता इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। इसी को लेकर ये पूरी की पूरी जंग छिड़ी हुई है। और खबरें ये हैं कि ईरान और ओमान इस रास्ते पर शिपिंग टोल सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे थे, यानी कि वो आपस में प्लान कर रहे थे कि कैसे यहां पर एक परमानेंट टोल सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है, ताकि दुनिया का कोई भी जहाज अगर यहां से आता है जाता है तो फिर टोल की वसूली उनसे की जा सके। इसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे। ट्रंप ने ओमान को चेतावनी देते हुए कह दिया कि ओमान तुम नॉर्मल रहो, ईरान की तरफ मत जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी उड़ा देंगे। यानी कि अगर तुमने ईरान का फेवर किया तो ओमान को डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है कि हम तुम्हें भी उसी तरह से अटैक करके खत्म कर देंगे, हम तुम्हें उड़ा देंगे। ये खुली धमकी, खुली चेतावनी ट्रंप की तरफ से। अब ट्रंप ने बयान दे तो दिया, लेकिन पूरी दुनिया को इस बयान ने चौंका दिया है। हालांकि ओमान लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच एक तरीके से मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा कि ईरान और ओमान मिलकर यहां पर हॉर्मुज में टोल सिस्टम पर बातचीत कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उसी के बाद ट्रंप ने ओमान को यह धमकी दी है। ऐसे में ट्रंप की यह धमकी, ट्रंप का यह बयान अमेरिका और ओमान के रिश्तों में भी तनाव पैदा कर सकता है।
अब दुनिया की निगाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई है, जहां किसी भी छोटी चिंगारी से आज के समय में जो परिस्थितियां बनी हुई है, कभी भी कोई भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। देखिए जरा। 3 दिन में 2 हमले, फिर शुरू हुआ यूएस ईरान युद्ध। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ओमान को भी धमकाया। बंदर अब्बास पर बमबारी से ईरान बौखलाया, अमेरिकी बेस पर किया हमला। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ा संकट। ईरान अमेरिका युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है। पहले अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर हमला किया, इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के बेस पर अटैक कर दिया। यानी ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका के उस हमले का बदला ले लिया जो अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस का नाम देकर बंदर अब्बास पोर्ट पर किया था। ईरानी मीडिया की ओर से बताया गया कि IRGC ने अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है, लेकिन इसकी लोकेशन नहीं बताई गई है। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ड्रोन ऑपरेशन भी चलाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने 4 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेटकॉम ने दावा किया था कि उसकी सेना ने हॉर्मुज के आसपास खतरा पैदा कर रहे ईरानी वन वे अटैक ड्रोन को निशाना बनाया। हॉर्मुज इलाके में अमेरिकी कमर्शियल जहाज को निशाना बनाने के लिए 4 वन वे अटैक ड्रोन भेजे गए थे। अमेरिकी सेना ने चारों ड्रोन रास्ते में ही मार गिराए। इसके बाद अमेरिका ने बंदर अब्बास के ड्रोन लॉन्चिंग यूनिट पर भी हमला कर दिया ताकि आगे कोई और अटैक न हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दी है कि अगर उसने ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उस पर भी सैन्य कार्रवाई होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस कैबिनेट मीटिंग में ओमान को लेकर बेहद सख्त बयान दिया। अगर ओमान ने ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की कोशिश की तो अमेरिका उड़ा भी सकता है, कोई इसे कंट्रोल नहीं करेगा। हम इस पर नजर रखेंगे, ये इंटरनेशनल वाटर्स है। ओमान बाकी देशों की तरह व्यवहार करेगा, वरना हमें उन्हें उड़ाना पड़ेगा। दरअसल ईरानी सरकारी मीडिया में एक कथित ड्राफ्ट समझौते की बात सामने आई थी। दावा किया गया कि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री ट्रैफिक और टोल सिस्टम संभाल सकते हैं। ये खबर सामने आते ही ट्रंप भड़क गए। इधर हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने ओमान के समर्थन में बयान जारी किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा, तेहरान अमेरिकी धमकियों के खिलाफ ओमान के साथ एकजुटता से खड़ा है। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को रूस या चीन को सौंपे जाने के पक्ष में नहीं हैं। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में मचे घमासान के बीच कुल 2 ही मुद्दे हैं जिन पर ईरान अमेरिका के बीच बातचीत नहीं बन पा रही है। पहला मसला है परमाणु हथियार, दूसरा मसला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल लेकर उससे पैसे कमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसे टोल फ्री रखना चाहता है। दोनों देश अभी एक मत नहीं हुए हैं। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मामला और उलझता जा रहा है। ईरान का दावा है कि वो जहाजों को सुरक्षा, नेविगेशन और सेवाएं देगा, जिसके बदले फीस लेगा। इतना ही नहीं, ईरान अपनी इस पहल में ओमान को भी शामिल करना चाहता है और इस अथॉरिटी से मिलकर काम करने के लिए उसे न्योता भी दे चुका है। यही बात अमेरिका को नागवार है। यही वजह है कि अमेरिका ने ओमान पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना बहुत बड़ी मात्रा में तेल और गैस गुजरते हैं। ईरान और ओमान के इस कदम से पूरी दुनिया के बाजार हिल गए हैं। यानी ईरान और ओमान के टोल वसूली वाले प्लान से हॉर्मुज में फिर से दंगल शुरू हो गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई में अचानक से ओमान को ट्रंप ने क्यों धमका दिया। हॉर्मुज पर टोल वसूली का क्या है प्लान, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं, समझाते हैं। दरअसल ओमान यहाँ पर है और ईरान यहाँ पर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ इस जगह पर इनकी प्लानिंग है ईरान और ओमान की टोल की वसूली करने को लेकर, टोल सिस्टम यहाँ पर डेवलप करने को लेकर। और इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए कि ये जो तुम आपस में प्लानिंग कर रहे हो, इसको लेकर ओमान को धमकाया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान से दूर रहो। अगर ईरान का फेवर किया, अगर ईरान के साथ मिलकर ओमान तुमने कोई ऐसी प्लान क्रिएट की और उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तो हम तुमको यानी कि ओमान को उड़ा देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की खुली चेतावनी
ओमान को दी गई है और इस तरह से फिलहाल ईरान के ऊपर एक बार फिर से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की। ईरान के साथ जो देश आएगा, जो इनके फेवर में आकर खड़ा होगा, उन देशों के साथ भी हम वही बिहेव करेंगे जो इस समय ईरान के साथ हो रहा है, यानी कि उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। न सिर्फ अटैक बल्कि पूरी तरह से तबाह करने की बात, उड़ा देने की बात यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये पूरी की पूरी जंग इस समय छिड़ी हुई है ईरान और अमेरिका के बीच। हाल फिलहाल तो ये जंग थमती हुई नजर आ नहीं रही है और अब तक देखिए अमेरिका और ईरान के बीच ओमान ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। ओमान की तरफ से कोशिश हुई थी कि किसी तरह से इस युद्ध का अंत हो सके, शांति समझौता हो सके, किसी तरह से ईरान को मनाया जा सके, अमेरिका से बातचीत की जा सके, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल अब ओमान ने जिस तरह से ईरान का फेवर करने का और इस टोल सिस्टम को क्रिएट करते हुए यहां पर टोल वसूली की जो तैयारी की है, उसी को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुली धमकी ओमान को दे दी है। और चलिए बात करेंगे इस बीच एक बड़ी खबर की। लेबनान में इजराइल की स्ट्राइक जारी है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है इजराइल में जारी है लड़ाई, अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है, ये स्ट्राइक, ये लड़ाई अभी कंटिन्यू रहेगी। हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर संकेत दे दिया कि अभी हम हथियार नहीं डालने वाले। इजराइल में जारी है ये लड़ाई, हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाब दिया गया है, यानी कि एक तरफ इजराइल और एक तरफ हिजबुल्लाह, दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। कई जगहों से लोग अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? ताकि वो कम से कम अपनी जान बचा सके। जान बचेगी तब वो घर बार दोबारा से कहीं पर अपना इकट्ठा कर सकेंगे, अपनी जीवन को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। और लेबनान में एक बार फिर से जंग की तेज आहट के बीच अब लोगों के बीच दहशत का माहौल एक बार फिर से पैदा हो गया। दक्षिणी लेबनान में डर और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग जहां संभव हो पा रहा है वहां जा रहे हैं, अपना सारा सामान लेकर वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दुवेइर आर्म्स गांव में इजरायली हवाई हमले भी हुए, कई लोग इसमें मारे गए। दुएवी और नबाती जैसे इलाकों में हवाई और ड्रोन हमले, फिलहाल इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि हिजबुल्लाह ने क्लियर कर दिया है कि हम हथियार डालने वाले नहीं हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने अब्बासिये और टायर शहर में भी हमले किए, यानी कि चुन चुनकर अलग अलग शहरों पर ये हमले किए जा रहे हैं। और इस समय दक्षिणी लेबनान में डर का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की। 2 मार्च से अब तक 3269 लोगों की मौत हो चुकी है, उनकी जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। लेकिन फिर भी यहाँ हालात सामान्य होते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुवैत पे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। कुवैत की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दरअसल ये दावा किया है कि अभी ये खतरा और बढ़ा हुआ है। कुवैत में अलार्म जो है, वो सायरन जो हैं वो बजाए गए हैं ताकि लोग अलर्ट हो जाए। एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल ड्रोन हमलों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है, ये क्लियर नहीं हुआ है कि मिसाइल और ड्रोन किस तरफ से दागे गए थे, किस तरफ से आए थे। लेकिन फिर भी कुवैत पर मिसाइल का और ड्रोन हमले का खतरा लगातार बरकरार है। ईरानी हमले की आशंका, कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है, यानी कि अगर कुवैत के ऊपर कहीं भी किसी भी तरह का कोई हवाई हमला होता है तो फिर वहां का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, वो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। बकरीद पर बुलंदशहर में सीओ ने सपाइयों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज आप यहां से चले जाइए। टॉप वीडियोस देखते हैं। बुलंदशहर में ईदगाह मस्जिद में भीड़ ज्यादा होने पर कुछ लोगों ने बाहर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर नमाज पढ़ने से रोकने पर नमाजियों ने नाराजगी जताई। नमाजियों ने समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व विधायक होशियार सिंह और जिला पंचायत सदस्य सुनील चरौरा से इसकी शिकायत की। सूचना पर पहुंचे नेताओं और सीओ विकास चौहान के बीच तीखी बहस हो गई। हंगामा बढ़ता देख सीओ विकास चौहान ने नेताओं के सामने हाथ जोड़कर अपील की और कहा, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यहाँ से चले जाइए। आप कानून व्यवस्था मत तोड़िए, आपने भी कानून संविधान सबके लिए है, मैं वही कर रहा हूँ। मथुरा के महोली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। यहां दोनों पक्षों की तरफ से जमकर ईंट पत्थर फेंके गए। इस दौरान मौके पर अवैध हथियारों से जमकर फायरिंग भी की गई।
इस झगड़े में कई लोग घायल हो गए। बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया। बताया गया कि 6 से ज्यादा लोग इस हंगामे के दौरान घायल हुए। आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद वो जोधपुर पहुंचा। आसाराम के आने की सूचना पर जोधपुर एयरपोर्ट पर उसके समर्थकों की भीड़ लग गई। आसाराम ने भी गाड़ी से समर्थकों को आशीर्वाद दिया। आसाराम एयरपोर्ट से सीधे पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा। वहां से जांच करवाने एम्स गया। इसके बाद सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। दरअसल बुधवार को हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने नाबालिग से रेप मामले में आसाराम की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए अंतरिम जमानत रद्द कर दी थी। महराजगंज के ठूठीबारी में पेट्रोल बिक्री को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने डब्बे में 5 लीटर से ज्यादा पेट्रोल देने पर रोक लगा दी है। पेट्रोल लेने वालों के आधार कार्ड की जांच की जा रही है। किसान होने की पुष्टि के बाद ही अतिरिक्त पेट्रोल दिया जाएगा। फर्जी जानकारी मिलने पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। पेट्रोल की नेपाल तस्करी पर रोक लगाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली पनीर पकड़ा है। चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने करीब 10 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर जमीन में दबा दिया गया। मेरठ के खरखौदा इलाके में गंगा एक्सप्रेसवे पर रील बनाने के लिए थार और स्कॉर्पियो सवार युवकों ने खतरनाक खुरदन किया। करीब 10 गाड़ियों ने बीच एक्सप्रेसवे पर स्टंट किए, सड़क जाम की, डिवाइडर की फुलबारी कुचली और टोल पर बैरियर तोड़ दिया। बिजनौर में गर्मी में टाइगर का वाटर पूल वायरल हो रहा है। गर्मी से बचने के लिए रॉयल बंगाल टाइगर नदी में बैठा दिखा। ये बाघ घंटों राम गंगा नदी में नहाते देखा गया। और बात करेंगे यूपी के बिजली संकट की। यूपी के कई शहरों में 24 घंटे और गांव में 22 घंटे मिल रही लाइट, ये दावा यूपी का बिजली विभाग कर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार विभाग के अधिकारियों को बिजली संकट से निपटने के लिए सख्त निर्देश दे रहे हैं कि कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी जिले में लोगों को आनी नहीं चाहिए। ऐसे में प्रदेशवासियों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम भी किया जा रहा है, ताकि गर्मी में आमजन को बड़ी राहत मिल सके। दावा तो ये भी है कि योगी सरकार में जिला मुख्यालय, महानगर और तहसील क्षेत्रों में 24-24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे तक बिजली देने का दावा हो रहा है। और देखिए, अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से बिजली सप्लाई का टारगेट। यूपी में शहर में 24 घंटे का, तहसील में 21 घंटे का, गांव के अंदर कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाए, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन जब यहाँ पर इतने घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है, उसके बाद अलग अलग जिलों से लोग परेशान होकर गर्मी से जब उनका हाल बेहाल हो जाता है, तब वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन फिलहाल तो देखिए, टारगेट सेट किया गया है सरकार की तरफ से। शहरों में 24 घंटे बिजली प्रोवाइड होनी चाहिए, बिजली विभाग को कहा गया है। तहसील के अंदर 21 घंटे और गांव के अंदर 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन जब वहां पर गाजियाबाद जैसे जिलों के अंदर, मेरठ जैसे जिलों के अंदर भी 14-14 घंटे, 12-12 घंटे बिजली गुल हो जाती है, उसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता लगता है कि कहां पर हंगामा हो रहा है, कहां पर प्रदर्शन हो रहा है बिजली कटौती की वजह से, कहां लोग कितने परेशान हो रहे हैं, उसके बाद फिर अधिकारियों की क्लास लगनी शुरू होती है। और देखिए, यूपी में बिजली युद्ध पर अलग अलग बयानबाजियां। सरकार का क्या कहना है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में बिजली आती ही नहीं थी, तारों पर ही कपड़े सुखा दिए जाते थे, और आज ऐसे लोग बिजली संकट की बात करते हैं, बिजली संकट पर सवाल उठाते हैं, जिस पर फिर पलटवार किया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में अब करंट नहीं रहा। ये तंज कसा है अखिलेश ने, भाजपा में अब करंट नहीं रहा। अगले चुनाव में जनता भाजपा को अच्छे से धो धो कर, पटक पटक कर हमेशा के लिए सुखा देगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली संकट को लेकर बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार सवाल कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि देखिए, ये बिजली संकट का मुद्दा विपक्ष चाहेगा, समाजवादी पार्टी चाहेगी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके, ताकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, वहां पर भुनाया जा सके। फिलहाल तो देखिए, आपको बयानबाजी दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो पलटवार किया, उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा था कि जिस सरकार में हफ्ते के हिसाब से बिजली आया करती थी, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि सपा सरकार के दौरान एक हफ्ते दिन में बिजली और एक हफ्ते रात में बिजली आया करती थी। इस तरह का ट्रेंड हुआ करता था, इस तरह का टारगेट सेट उस समय हुआ करता था। हफ्ते के हिसाब से आती थी, तारों पर कपड़े सुखा दिए जाते थे, क्योंकि लोगों को पता था कि पूरे हफ्ते दिन में बिजली आनी ही नहीं।
तो वो अपने कपड़े तारों के ऊपर सुखा देते थे। और आज ऐसे लोग बिजली संकट की जब बात करते हैं तो फिर हैरानी होती है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, जिसके बाद फिर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने एग्जैक्टली कहा क्या, पहले वो सुनिए। याद करना ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉरपोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। बढ़ेंगे आगे। बांग्लादेश से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक भैंसे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल ये कहानी है एक अल्बिनो भैंसे की, जिसे लोग प्यार से डोनाल्ड ट्रंप के नाम से बुला रहे थे। ईद के मौके पर इस भैंसे को कुर्बानी के लिए खरीदा जा चुका था। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी, लेकिन इसी बीच इस भैंसे को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते ये भैंसा इतना ज्यादा वायरल हो गया कि मामला सीधे बांग्लादेश की सरकार तक जा पहुंचा। आखिरी वक्त पर फिर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस भैंसे की कुर्बानी पर ही रोक लगा दी कि नहीं भाई, इसकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भैंसे को अब ढाका के नेशनल जू में शिफ्ट किया जाएगा ताकि लोग वहां पर आकर देख सके। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, दरअसल इस भैंसे की जो रिजेम्बलेंस है, जो इसके भूरे बाल है, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, इसलिए प्यार से लोग इसे डोनाल्ड ट्रंप बुलाना शुरू हो गए। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में 700 किलो वजनी ट्रंप भैंसे की कुर्बानी रुकी। बांग्लादेश में कुर्बान होने जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप। पीएम तारिक को लगी भनक, रातों रात बचाई जान। $3 लाख रुपए में ईद के लिए नीलाम हुआ था, अब नेशनल जू भेजा गया एल्बिनो। ट्रंप जैसा हेयर स्टाइल, वैसी ही आंखें, इस एल्बिनो भैंसे को सोशल मीडिया ने स्टार बना दिया। बांग्लादेश के इस भैंसे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसे लोग प्यार से डोनाल्ड ट्रंप के नाम से बुला रहे हैं। बकरीद के मौके पर इस भैंसे को कुर्बानी के लिए खरीदा भी जा चुका था। इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ने लगी। सुनहरे बालों वाले इस 700 किलो के भैंसे को लेकर जबरदस्त दीवानगी दिखी। सोशल मीडिया पर यह इतना वायरल हुआ कि मामला सीधे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान तक पहुंच गया। आखिरी वक्त पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसकी कुर्बानी पर रोक लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भैंसे को अब ढाका के नेशनल जू में शिफ्ट किया गया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक खरीदार को उसके पैसे वापस कर दिए गए हैं। बांग्लादेश के गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद के आदेश के बाद सरकार ने भैंसे को ढाका के नेशनल जू में शिफ्ट करने का फैसला लिया। बांग्लादेश की सरकार नहीं चाहती थी कि ट्रंप के नाम पर कुर्बानी हो, क्योंकि वो अनावश्यक तनाव नहीं चाहते। लेकिन इससे पहले ढाका के पास नारायणगंज स्थित फार्म पर भारी भीड़ जुटने लगी थी। लोग दूर दूर से सिर्फ इस अनोखे भैंसे को देखने के लिए पहुंच रहे थे। फार्म मालिक जियाउद्दीन ने बताया कि उनके छोटे भाई ने सबसे पहले इस भैंसे के बालों को देखकर उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप रखा। जियाउद्दीन के मुताबिक 4 साल के इस एल्बिनो भैंसे को करीब 10 महीने पहले खरीदा गया था। इसकी देखभाल करनी पड़ती है, जिसमें नियमित खाना और बार बार नहलाना शामिल था।
उन्होंने बताया कि ये दूसरे भैंसों के मुकाबले काफी शांत स्वभाव का है। खैर, बांग्लादेश सरकार के इंटरफेयर करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप नाम का ये भैंसा बकरीद पर हलाल होने से बच गया। और बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। ट्विशा केस में सास गिरिबाला सिंह आखिरकार गिरफ्तार हो गई। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने घंटों तक पहले तो गिरिबाला सिंह से उन्हीं के घर पर पूछताछ की और उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई। तकरीबन 4 से 6 घंटे से ज्यादा वहां पर गिरिबाला सिंह से पूछताछ की गई। गिरिबाला सिंह की आज कोर्ट में पेशी भी होगी। हाईकोर्ट से गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और जब से मामला सीबीआई के पास पहुंचा है, जो ट्विशा शर्मा के हस्बैंड है समर्थ सिंह, वो ऑलरेडी सीबीआई अब मामले में उनसे इंटरवीन करते हुए पूछताछ करेगी। वो ऑलरेडी पुलिस के रिमांड में है और अब सास गिरिबाला सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्विशा शर्मा केस की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। तो अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद से ही इस तरह की अटकलें थी कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी की तलवार लगातार गिरिबाला सिंह पर लटकी रही थी और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई के 3 अधिकारियों की एक टीम गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंची। वहां पर तकरीबन 6 घंटों तक लगातार पूछताछ पहले गिरिबाला सिंह के साथ की गई, उसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरिबाला सिंह को अब गिरफ्तार करने के बाद तमाम कड़े सवाल अब उनसे पूछे जाएंगे। ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़े हुए गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह को पहले ही सीबीआई कस्टडी में ले चुकी है और अब एजेंसी चाहती है कि दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाया जाए और आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी में अब सीबीआई की टीम है। तमाम सवाल दोनों से पूछे जाएंगे और उसके बाद फिर दोनों के आंसर्स को मैच किया जाएगा। सीबीआई सूत्रों का यह भी कहना है कि घटना से जुड़े हुए मोबाइल नंबर्स की भी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है। टावर लोकेशन सुरक्षित रखने के लिए भी बाकायदा टेलीकॉम कंपनी इसको चिट्ठी भेजी गई है ताकि कहीं भी कोई भी चूक ना होने पाए। 12 मई से 20 मई तक की कॉल डिटेल्स मांगी गई है। सीबीआई की तरफ से ये डिमांड की गई है और जिसकी रिपोर्ट जल्द ही सीबीआई को दी जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि सोमवार रात सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। एफआईआर में दहेज के लिए पैसों की मांग और प्रताड़ना के आरोप भी शामिल किए गए और इन तमाम एंगल्स के साथ इस समय देखिए सीबीआई की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ट्विशा शर्मा मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ट्विशा शर्मा के परिवार का न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। यही नहीं, इस मामले में ट्विशा शर्मा के परिवार ने पहली बार अपनी बात सामने रखी है। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज के साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच अब तेज हो गई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद ट्विशा के पिता मौजूद हैं। सर, जांच तेज हो गई है, कैसे देखते हैं सर आप इसको? सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का, सभी माननीय अधिवक्ताओं का जिन्होंने जिनके सहयोग से हम आज इस निर्णय पर पहुँचे और इस निर्णय ने पूरे देश में दोबारा से न्याय व्यवस्था में अपना विश्वास प्रतिष्ठित किया है और ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, किसी भी इन्फ्लुएंस वाला हो, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है एक मैसेज सोसाइटी में गया है। सर, जब घटना हुई थी क्या आपको लगा था कि न्याय नहीं मिलेगा हमको? कैसे आपने, क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद जो मुख्यमंत्री का घेराव किया आवाज़ का, कैसे देखते हैं? जी, मैं ऐसे देखता हूँ, एक अकेला चना कोई बाहर नहीं फोड़ सकता। हमें सबको साथ, आप लोगों के साथ मिला, लोगों का साथ मिला, सभी देशवासियों का साथ मिला, तब जाकर के ये संभव हुआ है। आप मीडिया बंधु भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके सारे संघर्ष में साथ रहे, तब जाकर के ये संभव हो पाया है। और इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकारा है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज मीडिया 4th पिलर है, एक पिलर है डेमोक्रेसी का। आँख, नाक, कान और ज़बान भी मीडिया है एक आम आदमी का। मैं बहुत आभारी हूँ और मैं आशा करता हूँ ये पहला कदम है
अभी आगे बहुत लंबी लड़ाई है, हमें सब में साथ मिल कर के लड़ना है। सर गिरवाला सिंह का क्या इसमें अरेस्ट होगी? बहुत देखिए, यही तो एक बहुत नज़ीर है, ये एग्ज़ाम्पल सेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बहुत थैंक्स कि हम आज इस स्टेज पर पहुँचे हैं, हमें बहुत स्वागत ये जो है निर्णय है। सर ये घटना हुई थी ट्विसा से, आपकी लास्ट बात कब हुई थी और क्या हुई थी सर थोड़ा? जी, अब ये सब बातें हो रखी हैं, अभी हम बहुत रिचुअल्स में फंसे हुए हैं। अभी हम आए हैं, बेटी को अस्थि विसर्जन करना है, कल हमारा कार्यक्रम है। और बेटी चूँकि एक प्रोफेशनल योगा टीचर रहीं, 300 आवर्स का उन्होंने कोर्स भी किया था और उनको ऋषिकेश से माँ गंगा से बहुत लगाव था। तो उनकी एक इच्छा को देखते हुए हम आज सोच रहे हैं कि इस निर्णय से उनको बहुत आत्मा को शांति मिली होगी और हम उनका अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं। सर अभी तक कोई ट्विसा से जुड़ी कोई यादें, क्योंकि आप उनके पिता हैं सर, कैसे उनकी क्या एक्टिविटी थी, घर में रहती थी, क्या करती थी थोड़ा? उनकी वो तो पूरी ज़िंदगी थी हमारी, वो लीडर थी हमारी, वो हमारी, उसके बगैर हम ज़िंदगी देख नहीं पा रहे हैं। चूँकि अब एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें जो है अब अच्छे से दुख भी नहीं मना पा रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है और इसका हमें सामना करना है। हमारी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप हमारे दुआ करें कि हमें ये शक्ति रहे ताकि हम उतने समय तक उसको झेल पाएँ जब तक इसको न्याय मिले। सर सीबीआई जांच कर रही है, इसमें क्या उम्मीद रखते हैं आप सीबीआई से? बहुत गणमान्य संस्था है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को भरोसा जीता हुआ है ऑलरेडी और हमें भी गर्व है अपनी जांच एजेंसियों पे। उन्होंने ऐसे कई केसेस ब्रेक किए हैं और वो ट्रुथ लेके आएंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। सर और घटनाएं क्या ही होती हैं, ज़्यादातर जो नवविवाहित होती हैं उनकी शादी कर दी जाती है, वो लोग सुसाइड कर लेती हैं, कुछ कोई मैसेज सर एक पिता है अपनी तरफ से? ये बहुत चिंता का विषय है, एक बड़े रिफॉर्म की ओर इंगित कर रहा है ये, और मुझे लगता है कि ये नज़ीर बन के निकलेगा और आशा की किरण बनेगी बेटियों के लिए। मेरा यही कहना है कि अब समय बदल गया है, अभी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। डोमेस्टिक वायलेंस हो या कोई भी ऐसे आपको इंडिकेशंस आ रहे हो, तुरंत वहाँ से हटिए। और मैं सॉलिसिटर जनरल जी का ये कथन उससे पूरा तरीके से उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मरी हुई बेटी से अच्छी डाइवोर्स बेटी है। तो ये थी ट्विसा के प्रति साफ तौर पर कहना है कि हमें पूरी न्याय की उम्मीद है। मैं न्यू इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। और अब बात कर्नाटक की सियासत की। कर्नाटक में डीके शिवकुमार के राज का आगाज होने जा रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री की रेस में भी वो सबसे आगे रहे, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम के पद पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा देकर डीके शिवकुमार को राज्य के लिए नए सीएम के लिए उनका प्रपोजल दे दिया है। सियासी बिसात पर आखिर इसके क्या मायने हैं, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, जरा देखिए इस रिपोर्ट। ये वो तस्वीरें हैं जो सत्ता हस्तांतरण की गवाह हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया। ये वो तस्वीरें हैं जब सिद्धारमैया सीएम से पूर्व सीएम हो गए। कर्नाटक की कमान कांग्रेस आला कमान ने डीके शिवकुमार के हाथ में दी है। यह निर्णय उस वक्त नहीं हो पाया था जब साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का श्रेय डीके शिवकुमार को मिला था। कई दौर की मुलाकातों के बाद डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। डीके शिवकुमार एक ऐसे संकट मोचक नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिनका राजनीतिक प्रबंधन, संगठन पर पकड़ और सत्ता में बैठ का कोई सानी नहीं है। कद्दावर नेता डीके शिवकुमार साल 2026 मुख्यमंत्री पद की कमान, साल 2023 कर्नाटक के 9वें उप मुख्यमंत्री बने, ऊर्जा सिंचाई शहरी विकास मंत्री रहे, 990 में पहली बार मंत्री बने, 8 बार विधायक का चुनाव जीते, 1989 में सथानूर सीट से पहली बार जीते, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को 2 बार हराया, देवेगौड़ा परिवार के 3 सदस्यों को हराया, कर्नाटक के सबसे अमीर राजनेताओं में शुमार। डीके शिवकुमार ने अपने राजनीतिक कौशल का लोहा कई बार मनवाया है। साल 2019 में कांग्रेस जेडीएस सरकार संकट में आई, तब बागी विधायकों को संभालने की जिम्मेदारी डीके शिवकुमार ने ही निभाई थी। साल 2018 के चुनाव के बाद कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की गठबंधन सरकार के गठन में भी
शिव कुमार की ही भूमिका थी। इन्हीं खूबियों की वजह से वे पार्टी नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की करीबी और विश्वास पात्र नेताओं में शुमार हो गए। शिव कुमार के सिर ताज को लेकर पहले भी राज्य में मांगे उठती रही हैं। शिव कुमार के 64वें जन्मदिन पर उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर भी लगाए गए थे और अब कमान शिव कुमार के हाथ में आ चुकी है। डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव सिद्धारमैया ने ही रखा था। इसके बाद वो ऐतिहासिक तस्वीर भी सभी ने देखी जब शिव कुमार ने न सिर्फ सिद्धारमैया के पैर छूकर आशीर्वाद दिया बल्कि गले लगाकर एक दूसरे का अभिवादन भी किया। कर्नाटक में राज तो नहीं बदला लेकिन राजा जरूर बदल गया है। कांग्रेस ने राज्य में एकजुटता का संदेश तो दे दिया है, लेकिन इसके क्या सियासी मायने हैं और क्या ये फैसला कर्नाटक में कांग्रेस के लिए जोखिम भरा हो सकता है, वो भी तब जब 36 साल बाद कांग्रेस ने साल 2023 में राज्य में बड़ी जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बढ़ेंगे आगे। एक तरफ तो आसमान से आग बरस रही है तो दूसरी तरफ शहर शहर पानी के लिए हाहाकार मचा रहा है। दिल्ली से लेकर बुंदेलखंड तक, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक कहीं टैंकरों के पीछे लंबी लंबी लाइनें हैं तो कहीं बूंद बूंद पानी के लिए लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी ने जल संकट को और कितना खतरनाक बना दिया है, ये देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने। जयपुर, इंदौर, अमरावती, जैसलमेर, झांसी और आगरा से देखिए लंबी लंबी कतारों में रखकर बड़े बड़े ड्रम के अंदर लोग पानी इकट्ठा कर रहे हैं, पानी को भरकर रख रहे हैं ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। इंदौर में भी देखिए कैंस के साथ कैसे वहां पर पानी इकट्ठा किया जा रहा है, मटकों में पानी ले जा रही है औरतें। अमरावती के अंदर ये तस्वीरें सामने आई है, यानी कि जो जलाशय है वो सूखते जा रहे हैं, जो भूजल है वो गिरता जा रहा है और आबादी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कई शहरों को इस हद तक अब झेलना पड़ रहा है कि लोग वहां पर प्यासे तरस रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आगे आने वाले दिनों में पानी का ये संकट और ज्यादा विकराल होने वाला है। ये 6 तस्वीरें फिलहाल इस बात की तस्दीक करती हुई कि लोग पानी के लिए कैसे तिल तिल करके तरस रहे हैं। जैसलमेर में देखिए लंबी लंबी लाइनों में महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर लाइनों में लगी हुई है ताकि वो अपने मटकों को भर सके, अपनी कैंस को भर सके। झांसी से भी ऐसी ही तस्वीर और यहाँ आगरा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। तपती धूप में लोग देखिए कैसे, ये महिलाएं देखिए सर पर अपना दुपट्टा रखकर रोड पर बैठी हुई है और इस तरह से कतारों में लगकर अपनी अपनी बारी का ये इंतजार कर रही है। देखते हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर इस वक्त पानी और बिजली की किल्लत से परेशान है। देखिए लोग खाली बर्तन ले लेके पानी, जो कि दिल्ली का जल बोर्ड का देखिए ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको लेकर अपने बर्तन जो है वो लेकर आ रहे हैं, जिससे पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भर सके। और देखिए लोग खाली बर्तन लेके लाइन में लगे हुए भी हैं और ये किल्लत इसलिए भी है क्योंकि बढ़ती गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं उसका कारण भी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, पीने के लिए चाहिए होता है। और देखिए खाइए बर्तन दिखाइए, देखिए कि छोटे छोटे बर्तन भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि खाली बर्तन लेकर लोग पहुंच रहे हैं, जिससे पानी की समस्या दूर हो। पानी की कितनी समस्या होती है? अभी रोड नहीं बन रहा है ना, इसीलिए वहाँ पानी नहीं जाता है। पानी नहीं जा रहा है। हाँ, नहीं तो कितनी दिक्कत होती है पानी की? अभी पानी की तो आती थी, पानी का दिक्कत हो रहा है, रोड बन रहा है इसीलिए। पानी की दिक्कत हो रही है। गर्मी में कितना पानी जो है वो इस्तेमाल हो जाता है? हो जाता है 2-3 बोतल। हाँ, छोटे छोटे बर्तन भी आप लोग लेके पहुंचे हुए हैं। एक बार ये तस्वीर दिखाएगा कि लोग छोटे छोटे बर्तन लेकर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पानी की समस्या कहीं ना कहीं है। और दिल्ली में कई ऐसी जगह भी है जहां पर देखिए पानी सिर्फ सुबह शाम आता है। पानी की कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ क्या कहते हैं, हमारे झुग्गी में कहीं पानी नहीं आ रहा है। पूरा यहाँ रोड सड़क खोद दिया है, कहीं पानी नहीं आ रहा है। ऊपर पुश्ते पे आना पड़ता है भरने। कब गिर जाएंगे नहीं गिर जाएंगे, रोड भी टूटा हुआ है इधर। जीना चढ़ के इतना आना पड़ता है, बहुत भारी। इतना तो एक भारी रहता है, उठा के ले जाओ यहाँ से, इतना दूर झुग्गी के नीचे से आते हैं हम सब भरने के लिए। 2 टैंकर आता है, लेकिन टैंकर तो 2 आता है। एक वो देखो वहाँ जा रहे हैं, एक ये रहा टैंकर 2। तो ये सब कब आते हैं? ये सुबह आते हैं डेली। तो दिन भर का पानी आप लोग जमा करके रखते हैं, जिससे दिक्कत ना हो? हाँ, डेली। और हम खरीद लेते हैं, जितना इतना दूर ना आना पड़े, खरीद भी लेते हैं पानी। पानी की दिक्कत हो रही है? हाँ हो रही है। फिर आप लोग पानी कैसे, यही वाला पानी पीते हैं? हाँ, यही मजबूरी में तो यही पीना पड़ता है।
लेकिन दिक्कत बहुत होता है, रोड टूटा हुआ है ना, इधर से ले जाने में क्या कहते हैं हाथ पैर सब वो गिर जाते हैं तो चोट लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी रोड बन जाए। पानी की कितनी समस्या कब से हो रही है समस्या? पानी के जब से रोड टूटा है तब से ही हुई है, उससे पहले नहीं, उससे पहले रोज आते थे टैंकर। हाँ। और ये बताइएगा कि वैसा पानी तो आप लोगों को मिलता नहीं होगा सप्लाई वाला? सप्लाई वाला हम खरीद के पीते हैं, जब ये नहीं आता है तो मजबूरी में खरीद के पीना पड़ता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो बाल्टी लेकर खड़े हुए हैं लाइन में, और एक बार दूर से तस्वीर दिखाएगा कि देखिए लाइन में लोग लगे हुए हैं, और ये इसलिए क्योंकि पानी का टैंकर जो है वो पहुंचा हुआ है। और देखिए छोटे छोटे बच्चों को जब आप लाइन में लगे हुए देखते हैं कि वो पानी के लिए, और बड़े भी देखिए बाल्टियां ले लेकर जो है वो पानी भर रहे हैं, जिससे क्योंकि यही जो ट्रक है ये कल सुबह आएगा। और कितनी दिक्कत होती है पानी की वजह से? हमको ट्रक आता है कि नहीं? नहीं, खाली सुबह में आता है? हाँ सुबह में आता है। और हमारे घर की सड़क टूटी ना तब से नहीं आती, नीचे आती थी अब से नहीं आती, लेकिन ऊपर आती है, 2-2 टैंकर आते हैं। जब तक कोई भर ना ले तब तक टैंकर जाता नहीं है, पानी साफ ही रहता है। यहाँ पानी को देखे आप देख भी रहे होंगे कि लड़ाई हो रही है यहाँ जल बोर्ड के ये जो एम्प्लॉई हैं वो और आम पब्लिक जो है जो कि बर्तन लेके गई है, उनके बीच में एक खींचातानी भी यहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि पानी जो है वो लोगों को लिमिटेड मिल पा रहा है उनकी ज़रूरत के साथ। देखिए छोटे छोटे बच्चे बर्तन लेकर पहुँच रहे हैं। पानी की कितनी किल्लत है भाई साहब? अरे बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत है, बहुत ज़्यादा जी। तो ये बताइए कि आपका गुजारा हो जाता है इतने पानी में? या पानी में कहाँ गुजारा हो है, हालात बड़े बेकार हैं पानी की वजह से। पानी मिला? नहीं मिला, कभी कभी आता है। हाँ प्यासे रहते हैं हम लोग। ये देखो ये खाली बाल्टी है, पानी खत्म हो गया। हाँ जी, पानी भी नहीं मिलता कभी पीने के लिए। रेखा होते कहते हैं दिन में पानी मिलेगा तो कुछ मिलेगा नहीं, कभी नहीं आता, मतलब बेको प्यासे रहते हैं। कितनी बाल्टी पानी मिल जाता है? कभी कभी तो 1 बाल्टी, कभी 2 बाल्टी, नसीब होता है, नसीब 2 बाल्टी मिलता है, नहीं मिलता पानी, नहीं मिलता। ब्लैक करते हैं पानी ये टैंकर वाले। बहुत दिक्कत होता है पानी का, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इन लोगों को, इतना दिक्कत होता है पीने खाने पीने तक का पानी नहीं मिलता है। और इतना पानी भी आता है तो पानी इसमें किसी का एक डिब्बा पानी भी नहीं भरता है, 1 डिब्बा भी नहीं भरता पानी किसी पे। अभी देख लो इतने सारे चुकियाँ, एक टैंकर पानी आया है, ओनली 1 टैंकर। इसमें कम से कम 5 लाख आदमी है, 1 टैंकर में हो जाएगा? हो जाएगा? किसी का खाना बनेगा? नहीं होगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। होटल वाला आएंगे ना तो लेंगे, होटल वाले को देंगे पानी, देंगे ब्लैक करके। क्या करें, नलके का पानी पीते हैं, बाद में जमुना है, जमुना पास पड़े वही पीते थे, जमुना का पानी पीते हैं। ऐसे लेके आते ऐसे लेके। नीचे का सड़क खराब हो रहा है, इस चक्कर में आ रहा है ऊपर में। यहाँ पे टैंकर थोड़ी ना आता है, नीचे का सड़क खराब हो रहा है, इस चक्कर में ऊपर आ रहे हैं, वरना आते ही नहीं है। नीचे ही टैंकर आता है, एक आध, ऊपर नहीं आता कोई भी टैंकर वाला कभी भी। कितना पानी मिला है आप लोगों को? अभी तो ये आ रहे हैं 4-5 दिन से पानी वाला, पहले नहीं आते थे। नहीं, नीचे की सड़क खराब हो। सुबह शाम दोनों टाइम आती है, एक ही टाइम आते हैं? इधर नहीं आती है मैडम पानी, नीचे ही आता है टैंकर स्टेशन पार्क के पास। यहाँ तो आप मजबूरी में आ रहे हैं, यहाँ नहीं आते। और इस बीच बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। अमृतसर के बाजार में भीषण आग की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। अमृतसर के बांस बाजार में ये आग लगी है, 20 से 25 दुकानें जलकर खाक हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको, सामान जलता हुआ देखकर दुकानदार वहां पर रोने लगा, उसकी आंख में से आंसू फूट पड़े। अमृतसर के रामबाग इलाके का ये मामला, जहां पर ये भीषण आग लगी है। अमृतसर के रामबाग इलाके में ये आग लगी है और दुकानदार वहां पर जिनकी दुकानें जल गई वो फूट फूट कर वहां पर रोने लगे। अमृतसर के बाजार में ये आग लगी है, तकरीबन 20 से 25 दुकानें जिस आग की चपेट में आ गई। ये देखिए तस्वीरें वहां से आग लगने की सामने आई है। आग की लपटें, धुएं का गुबार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते तमाम दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद ये विकराल रूप धारण करती चली गई। हालांकि फिर फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया है। अमृतसर के बांस बाजार का ये मामला, जहां पर ये भीषण आग लगी है। देखिए कैसे वहां पर अचानक आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आसपास के लोगों ने वहां पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक
ये आग बहुत तेजी के साथ फैल चुकी थी और कई सारी दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। कारण जी यहाँ पर जो आपको मैंने बताया कि लकड़ी का जो बालन का काम है और वो बिल्कुल बरूद है, उसके ऊपर अगर एक माचिस की तीली भी फेंक दो तो आग बन जाती है और इसलिए शॉर्ट सर्किट का भी कारण बताया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। हाँ, अभी डिक्लेयर नहीं किया जी, हमारे मानयोग डीसी साहब या कमिश्नर साहब डिक्लेयर करेंगे, लेकिन सुनने में मिला कि यहाँ पर एक आदमी की डेथ भी होगी इस आग में। आगे इधर ही मार दो, इधर ही मार लो, उधर बाहर रख दो, अंदर ना आओ। वही मशहूर शायर और उर्दू अदब के शहंशाह कहे जाने वाले डॉक्टर बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता जैसा मशहूर शेर लिखने वाले बशीर साहब ने 91 साल की उम्र में भोपाल में अंतिम सांस ली। आम बोलचाल की भाषा में शायरी के जरिए बड़ी बड़ी बातें कह देना उनके लिए चुटकियों का खेल था। मशहूर पद्मश्री से सम्मानित बशीर बद्र आज के दौर में भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखे सुने जाने वाले शायरों में शुमार थे। देखिए। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, जैसी कालजयी रचनाएं लिखने वाले शायर डॉक्टर बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। पूरी दुनिया में उर्दू अदब के बड़े नामों में शुमार डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने दुनिया को अलविदा कहने के लिए कुर्बानी का दिन ही चुना। बशीर साहब भले अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज, उनके अल्फाज, उनकी गजलें हवा में घुली उस खुशबू की तरह हैं जो जिस्म से जुदा होकर भी जिंदा बनी रहती है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। लंबे समय से डिमेंशिया की बीमारी से जूझते बद्र साहब धीरे धीरे यादों की धुंध में खोते जा रहे थे। वही शायर जिसने पूरी उम्र लोगों को उनकी भूली मोहब्बतें, बिछड़े चेहरे और अधूरी मुलाकातें याद दिलाई, आखिर में खुद यादों के जंगल में तन्हा हो गए। कितनी अजीब बात है कि जिस शायर ने लिखा था, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज के शहर हैं, जरा फासले से मिला करो। और देखिए वो खुद जिंदगी से धीरे धीरे कितने बड़े फासले पर चले गए। बशीर बद्र की शायरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी आम बोलचाल की भाषा और सहजता है। उन्होंने गजलों में ऐसे रोजमर्रा के शब्दों का बखूबी इस्तेमाल किया जिन्हें पारंपरिक उर्दू शायरी में जगह नहीं मिलती थी। शायद इसीलिए आज की नई पीढ़ी भी उनकी शायरी की दीवानी है। सोशल मीडिया में उनके नाम के सैकड़ों पेज हैं जिसमें जबरदस्त लाइक्स और शेयर आते रहते हैं। 1991 में पद्मश्री से सम्मानित बशीर साहब ने इम्कान, आहटें, कुल्लियात बशीर बद्र और उजाले अपनी यादों की जैसी मशहूर किताबें लिखी। उनकी शायरी नौजवानों की हमेशा हौसला अफजाई करती रही। जब उन्होंने लिखा, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ते हैं रास्ता हो जाएगा। इसी तरह लिखा, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। ये सिर्फ शेर नहीं था, उनकी अपनी जिंदगी का मातम था। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं। 15 फरवरी 1935 को अयोध्या में जन्मे बशीर बद्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी करने के बाद 1974 में मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने और कई बरस यहाँ गुजारे। साल 1987 के मेरठ दंगों में उनके भीतर एक ऐसा जख्म छोड़ा जो आखिरी सांस तक नहीं भरा। नफरत की आग में उनका घर जला दिया गया। सिर्फ दीवारें नहीं जली थी,
सदियों की तहजीब, अनगिनत अप्रकाशित गजलें, अधूरी डायरी, कागजों पर सोई हुई नज़में, सब राख हो गया। उस हादसे के बाद वे भोपाल चले गए, मगर शायद दिल का एक हिस्सा हमेशा उसी जले हुए घर की राख में पड़ा रहा। उन्होंने लिखा भी था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये सिर्फ शेर नहीं था, उनकी अपनी जिंदगी का मातम था। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग, दूसरे मिसरा जब हो तो आपकी आवाज मिल जानी चाहिए, तब मैं पढ़ूंगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र ने भारत के बंटवारे के वक्त भी कई शायरियां लिखी जो आज तक लोगों के जहन में जिंदा हैं। शिमला समझौते के समय उस समय की पीएम इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो को बशीर बद्र की बंटवारे के वक्त लिखा एक शेर सुनाया था, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मोहब्बत, इश्क, तन्हाई, बेवफाई, रूहानियत पर लिखने वाले बशीर साहब ने शब्दों को सिर्फ लिखा ही नहीं, भरपूर जिया भी। अब जब वो फानी दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो लगता है जैसे उर्दू की शाम कुछ और उदास हो गई है, मगर ऐसे शायर कभी मरते नहीं। वो अपने अशार में लोगों की यादों में और अधूरी मोहब्बतों की आहट में हमेशा जिंदा रहते हैं। अजब चिराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे, अलविदा डॉक्टर बशीर बद्र साहब। और इस बीच बात बड़ी खबर की देवरिया से प्रेम प्रसंग को लेकर यहां पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपस में जमकर लाठी डंडे भी चलाए गए। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस मामले में एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। ये देखिए तस्वीरें सामने आई है, ये फुटेज सामने आई है। वहां मौजूद लोगों ने इसे अपने फोन में कैप्चर किया, कैसे दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है और जैसे ही इस हो हंगामे की जानकारी, इस मारपिटाई की जानकारी पुलिस तक पहुंची, पुलिस की टीम ने वहां मौके पर पहुंचकर एक आदमी को गिरफ्तार किया है। आपस में लाठी डंडे देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर बरसाए गए। दो पक्ष आपस में जमकर भिड़ते नजर आए। चलिए इसी के साथ 16 आने सच में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।